अनमोल को 2.5 महीने हो गए थे वैशाली से दूर रहते हुए। वो ऑफिस के काम से देश से बाहर आया हुआ था। ये पहली बार था जब वो इतने दिनों के लिए वैशाली से दूर था। वो हर दिन उसे बहुत मिस करता और दिन में जब भी उसे समय मिलता तो अपनी पत्नी वैशाली को कॉल जरूर करता। आज भी वो जब अपनी टीम के साथ मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था और उसके दोस्त बाहर एंजॉय कर रहे थे तो वो सिर्फ वैशाली को ही याद कर रहा था। यार समीर, काम अब जल्द खत्म हो जाए। मेरा तो अब एक पल भी यहाँ रहने का मन नहीं करता। क्या यार, तू भी बड़ा बोरिंग है। यहाँ इतनी सुंदर सुंदर घूमने की जगह है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन तू है कि यार मुझे लड़कियों से क्या, मेरी जिंदगी तो वहाँ है ना। वैशाली और अनमोल की शादी को 2 साल हो गए थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अनमोल एक मार्केटिंग कंपनी में था, इसलिए उसे हमेशा शहर और कभी कभी तो देश के बाहर आना जाना पड़ता था। वैशाली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसका मन अनमोल के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन वो क्या करती, उसकी जॉब ही ऐसी थी। एक दिन की बात है, वैशाली किचन में काम कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। फोन अनमोल का था। हेलो हेलो, क्या मैं वैशाली से बात कर सकता हूँ? जी जरूर कर सकते हैं। वैसे आप हैं कौन? मैं उसका चाहने वाला हूँ। क्या बात है अनमोल, आज बहुत प्यार आ रहा है। मिसिंग यू सो मच वैशाली। मिसिंग यू टू। कब आ रहे हो? अभी थोड़ा समय और लगेगा वैशाली। जल्दी आ जाओ अनमोल, तेरे बिना घर काटने को दौड़ता है। ऑफिस का काम अभी 1.5 से 2 महीने और चलना था, इसलिए मन मार कर दोनों को रहना ही था। बहरहाल 1.5 महीने भी बीत गए। 2 दिन बाद अनमोल को वापस लौटना था। इस बीच उसे अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ एक क्लाइंट की बहुत बड़ी पार्टी में जाना था। वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और सुंदर सुंदर लड़कियां भी आने वाली थी। अनमोल को उस पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि वो जल्द से जल्द वैशाली के पास लौटना चाहता था। अरे पागल वागल है क्या तू? है इतनी बड़ी पार्टी है, पता वहाँ कितने कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी और खूबसूरत लड़कियां भी तो होंगी। और मान ले अगर तेरा दिल किसी पर आ गया तो तू उसके साथ मजे भी कर सकता है। ऐसी पार्टियों की यही तो खूबसूरती होती है यार। तू अपनी बकवास बंद कर, मैं शादीशुदा हूँ। अबे वो तो मैं भी हूँ। तुझमें और मुझमें फर्क है। मैं नहीं जा रहा पार्टी में। तेरी मर्जी, लेकिन बॉस ने कहा है सभी को उस पार्टी में शरीक होना ही है। मन मारकर अनमोल को भी उस पार्टी में शामिल होना पड़ा। उसने जैसा सुना था उससे कहीं अधिक बड़ी पार्टी थी वो। हालांकि भारत में भी उसने कई बड़ी पार्टियां अटेंड की थी, लेकिन इस पार्टी की बात ही अलग थी। उस पार्टी में ऐसी ऐसी शराब परोसी जा रही थी जिसके बारे में सिर्फ उसने सुन रखा था, और लड़कियां भी इतनी खूबसूरत कि उन्हें देखकर लगता कि वे किसी फिल्म की हीरोइन है। क्यों अनमोल, कैसा फील हो रहा है यहाँ आकर? है यार माइंड ब्लोइंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फिल्म के सेट पर हूँ। और तू तो मना कर रहा था यहाँ आने के लिए, है? अब एंजॉय कर चल। और हाँ, किसी पर दिल आ जाए तो बोलना, मैं सब सेटिंग करा दूंगा। हाँ तो फिर चालू हो गया। सभी मस्ती में डूबे हुए थे। वैसे तो अनमोल शराब नहीं पीता था, लेकिन ओकेजनली 1-2 पैक ले लिया करता था। लेकिन उस दिन दोस्तों के बहकावे में उसने 7-8 पैक पी लिए, और जब नशा चढ़ता है तब कहाँ पता होता है कि कितने पैक पी लिए थे। अबे अब बस भी कर, कितना पिएगा? लास्ट पैक यार। अनमोल उस दिन पूरी तरह टल्ले हो गया। इस बीच उसकी पत्नी वैशाली का भी कॉल आ रहा था, लेकिन वो इतने नशे में था कि कॉल ही नहीं उठा पाया। क्या बात है, अनमोल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं फिर से कुछ जरूरी काम तो नहीं आ गया उसके पास? वैशाली ने सोचा कि वो मिस्ड कॉल देखकर कॉल करेगा ही, लेकिन अनमोल ने कॉल नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वैशाली को पता न चल जाए कि उसने ज्यादा पी रखी है। बहरहाल पार्टी खत्म होने के बाद वो वापस लौट गए। अनमोल अपने होटल के कमरे में आ तो गया, लेकिन नशा उस पर अब भी हावी था और पार्टी की एक एक चीज उसकी आंखों के आगे अब भी घूम रही थी। वहाँ की चकाचौंध, वहाँ की मस्ती और उन सबसे अधिक वहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ। यहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं, पता नहीं क्या खाती हैं वो। अनमोल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। लाख चाहकर भी वो उन खूबसूरत लड़कियों का ख्याल दिल से नहीं निकाल पा रहा था।
उस समय उसे बार बार अपने दोस्त समीर की कही एक ही बात याद आ रही थी। किसी में दिल आ जाए तो बोलना, मैं सब सेटिंग करा दूंगा। नशे में धुत अनमोल ने समीर को कॉल किया और उससे कहा, यार तू क्या कह रहा था कि अगर किसी में दिल आ जाए तो तू सारी सेटिंग करवा देगा? क्या बात है, तेरा दिल आ गया क्या है? उस रात अनमोल ने वैशाली के विश्वास का खून कर दिया। नशे में उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और उसने एक बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन अगले दिन जब शराब का नशा टूटा तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। हे भगवान, कल रात मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने वैशाली को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। अगर उसे पता लग गया तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन वैशाली का ही था। उसने जैसे ही फोन उठाया, कहाँ थे तुम कल रात? वैशाली के इस तरह सवाल पूछने से अनमोल घबरा गया। उसे लगने लगा कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर भी संभलते हुए उसने वैशाली से पूछा, क्या मतलब कहाँ था? यही था, होटल के कमरे में। तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। वो वैशाली, कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुम भी ना, मैं ना रहूं तो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकते। वैशाली की बात सुनकर अनमोल भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने फोन पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। 2 दिन बाद वो भारत लौट आया। उसके लौटने के 3 महीने बाद की बात, वो ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वैशाली का फोन आया। उसने रोते रोते कहा, अनमोल भैया का एक्सीडेंट हो गया है। उनका बहुत खून बह गया है। उन्हें खून की जरूरत है। तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओ ना। अभी पापा का कॉल आया था। अनमोल वैशाली को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसका ब्लड ग्रुप वैशाली के भाई से मिलता था। उसने तुरंत 1 यूनिट ब्लड दिया, लेकिन जब उसके ब्लड की जांच हुई तो वो HIV पॉजिटिव निकला। वो जानलेवा बीमारी एड्स की चपेट में था। अनमोल को जब ये पता चला तो उसकी स्थिति काटो तो खून नहीं वाली थी। ये अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं और HIV पॉजिटिव? वैशाली को जब ये बात पता लगी तो वो एकदम शॉक्ड रह गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि उसके भाई के लिए ब्लड की व्यवस्था हो गई थी और उसकी जान बच गई थी, लेकिन वैशाली और अनमोल के जीवन में एक ऐसा तूफान उठ गया था जिससे लगता था कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अनमोल को उस रात की अपनी गलती याद आने लगी थी। वो फूट फूट कर रो रहा था। वैशाली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनमोल ने गलती तो कर दी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस गलती की सजा उसके साथ वैशाली को भुगतनी पड़ेगी। इधर जब वैशाली के माता पिता को अनमोल की बीमारी का पता चला तो उनका व्यवहार भी बदल गया। वो क्या, अस्पताल के स्टाफ भी उसे अजीब नजरों से घूरने लगे थे। अनमोल के HIV ग्रसित होने की बात उसके ऑफिस में भी पता चल गई थी। ऑफिस के लोग उसे कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन अब वो उससे कन्नी काटने लगे थे। वो उसके साथ ना तो बैठना चाहते और ना ही खाना। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और, देखो अनमोल, तुम बुरा मत मानना, लेकिन ऑफिस के सारे स्टाफ अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। क्यों सर, मैंने क्या किया है? मैं तो पूरी ईमानदारी से आज तक अपना काम करता आया हूँ। अनमोल, तुमने ईमानदारी ही तो नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो ये ना होता। अनमोल की नौकरी छूट गई। अब उसे लगने लगा था कि जैसे एक एक कर लोग उसे छोड़ रहे हैं। एक दिन वैशाली भी उसे छोड़कर चली जाएगी। हालांकि वैशाली उससे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उसने सपने में देखा कि वैशाली उसे छोड़कर जा रही है। वो चीखता हुआ जाग गया। वैशाली, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या हुआ अनमोल? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रही। कब तक नहीं जाओगी वैशाली? एक दिन तुम भी मुझे छोड़ दोगी, जैसे सब छोड़कर चले गए। मुझे ऐसी बीमारी क्यों हो गई? अनमोल, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया, लेकिन ये वैशाली तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। वैशाली सच्चा प्यार करती है तुमसे, और जो सच्चा प्यार करते हैं वो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। मैं मर जाऊंगा क्या वैशाली? चुप, बिल्कुल चुप। ऐसी बातें मत कहो अनमोल, मत कहो। मानो तुम्हें एक बड़ी बीमारी हुई है, लेकिन हमें इससे लड़ना है, हारना नहीं है। और हमें उनके खिलाफ भी लड़ना है जो इस बीमारी के शिकार लोगों के साथ अछूतों सा व्यवहार करते हैं।
अगर वो इस तरह किसी बीमार के साथ व्यवहार करेंगे तो वो समय के पहले ही टूट जाएगा, मर जाएगा। अरे जानवर भी अपने साथी को बीमारी की हालत में नहीं छोड़ता। हम तो इंसान हैं, इंसान। वैशाली ने अनमोल का साथ दिया और न सिर्फ साथ दिया बल्कि लोगों में HIV के प्रति जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की। दोस्तों, HIV से संक्रमित मरीज का साथ दें, क्योंकि साथ देंगे तभी तो सूरत बदलेगी। बहू की ताने पार्ट 2। मीनल के ससुराल से मामा जी तो चले गए, लेकिन मीनल की ताने मारने की आदत नहीं गई। कीर्ति और पुष्पा दोनों ही मीनल की आदत से बुरी तरह परेशान हो चुके थे। पुष्पा ने कई बार मीनल को समझाने की कोशिश की, लेकिन मीनल के समझ में कुछ नहीं आया। वो घर के काम में कोई मदद नहीं करती थी, वो तो बस सबको सारा दिन ताने मारती रहती थी। कुछ ही दिनों में पुष्पा का जन्मदिन आने वाला था, तो कीर्ति ने अपनी सास के लिए जन्मदिन की पार्टी रखने के बारे में सोचा। कीर्ति कई दिनों से पार्टी की तैयारियों में जुट गई थी। उसने खुद अपने हाथों से पुष्पा के लिए केक बनाया था। बर्थडे वाले दिन कीर्ति ने पुष्पा की कुछ खास सहेलियों को इनवाइट किया। इन सब तैयारियों के दौरान हमारी मीनल कोई काम नहीं करती थी। हाँ मम्मी जी, ये देखिए मैंने आपके लिए केक बनाया है। केक को देखते ही जहाँ बाकी के सब लोग खुश हो रहे थे, वहीं मीनल जोर जोर से हंसने लगी। अरे मीनल, ऐसे क्यों हंस रही हो? क्या पता मम्मी जी, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो सही। ये केक बनाने के लिए कीर्ति भाभी इतने दिन से पागलों की तरह लगी हुई थी। मुझे तो लगा कि न जाने कीर्ति भाभी मम्मी जी के लिए क्या बना रही है। अरे इतने प्यार से मेरी बहू ने मेरे लिए केक बनाया और तुम उसे ताने मार रही हो। थोड़ी तो शर्म करो, खुद तो कुछ करती नहीं और कीर्ति को हर काम के लिए ताने मारती रहती हो। अपनी सास की बात सुनकर मीनल चुप हो गई। पार्टी खत्म हो गई और सब लोग अपने घर चले गए। मीनल के पार्टी वाले बिहेवियर से पुष्पा और कीर्ति दोनों ही बहुत अपसेट थे, लेकिन उन्होंने मीनल से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद पुष्पा ने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ रोज सुबह योगा करने का प्रोग्राम बनाया। ये खबर जैसे ही मीनल के कानों तक पहुंची तो वो भी अपनी सास के पीछे पीछे पार्क में पहुंच गई और अपनी सास को सबके साथ योगा करते हुए देखने लगी। अपनी सास को पार्क में देखकर मीनल अपने घर लौट आई। जब मीनल की सास पुष्पा अपने घर आई तो मीनल ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मम्मी जी बात तो सही है, सुबह सुबह घर से निकल जाओ ना तो काम से भी फुर्सत मिलती है और सेहत भी बनी रहती है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? अरे मम्मी जी यही कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। बस सुबह सोकर उठती है और निकल जाती है जूते पहनकर अपनी सहेलियों से मिलने। मैं अपनी सहेलियों से मिलने नहीं जाती बहू, योगा करने जाती हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, अब अगर सेहत का ध्यान नहीं रखा तो बिस्तर पकड़ कर बैठ जाऊंगी। मम्मी जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप सारा दिन काम करती हैं। घर में सारा काम तो मैं और कीर्ति भाभी करते हैं। तेरे जैसी ताने मारने वाली बहू के साथ तो मैं काम कर भी नहीं सकती। अगर रसोई में आई तो तू पूरा दिन मुझे ताने ही मारती रहेगी। हाँ मम्मी जी, बहाना अच्छा है वैसे काम से बचने का। ठीक है, आज मैं रसोई में जाती ही नहीं हूँ। आज आप अपनी पसंदीदा बहू कीर्ति भाभी के साथ जाकर रसोई में काम कर लीजिएगा। आपको ना कोई ताने मारेगा और ना ही आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, और तुम्हें भी काम करने से मुक्ति मिल जाएगी हैं? लेकिन ठीक है, आज तुम रसोई से दूर ही रहो। आज मैं और कीर्ति मिलकर खाना बनाएंगी। इतना कहकर पुष्पा रसोई में पहुंचती है, जहाँ कीर्ति पहले से खाना बना रही थी। अरे कीर्ति बेटा, क्या बना रही हो? मम्मी जी मैं सैंडविच बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। आप रसोई में क्या कर रही हैं? सोच रही हूँ खीर बना दूं। बहुत वक्त हो गया मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया। तभी वहाँ पर मीनल भी आ जाती है और अपनी सास की बात सुन लेती है। हाँ भाभी, काम करना बंद कर दिया जाए ना तो जैसे मशीन को जंग लग जाती है वैसे इंसान को भी लग जाती है। मम्मी जी को कुछ काम करने दो। मीनल, मम्मी जी तुमसे तो ज्यादा ही काम कर लेती हैं। रहने दीजिए भाभी, आपका काम तो मैं मम्मी जी के जन्मदिन पर ही देख चुकी हूँ और मम्मी जी का काम रोज सुबह पार्क में देख कर आती हूँ। आजकल कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी है अपने आप पर। क्यों मम्मी जी? जाओ जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो।
मुझे यहाँ आराम से अपना काम करने दो। परी हूँ मैं। अपनी सास की बात सुनकर मीनल वहाँ से गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के बाद जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खीर का निवाला मुंह में डालते ही मीनल मुंह बिगाड़ती है। मम्मी जी आपने खीर बहुत टेस्टी बनाई है। आज कितने सालों के बाद आपके हाथ की खीर खा रही हूँ मैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मम्मी जी को ना खीर बनाते रहना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ? वो क्या है ना मम्मी जी, आपको शायद अब किचन में काम करने की आदत नहीं रही ना। मेरा मतलब खीर का स्वाद चखकर तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। अरे लेकिन खीर तो बहुत अच्छी बनी है मीनल। अरे भाभी, लगता है आपको खीर का असली स्वाद पता नहीं। आपने कभी खीर खाई नहीं होगी ना, इसलिए ये खीर आपको अच्छी लग रही है। और इस तरह से मीनल बात बात पर सबको ताने मारती थी। इस बात का पुष्पा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे मीनल को सुधारने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। अगले दिन जब मीनल सोकर उठी तो उसने देखा कि घर में एक बहुत ही कड़क मिजाज दिखाई देने वाली बुजुर्ग सी औरत बैठी हुई है। आओ बहू, इनके पैर छुओ। तुम इनसे कभी मिली नहीं ना, ये दूर के रिश्ते की बुआ जी हैं। आजकल तो पास के रिश्तेदार घर नहीं आते, तो दूर के रिश्तेदारों को कोई कैसे पहचानेगा। ये कैसे पैर छू रही हो? तुम्हें ठीक से पैर छूना नहीं आता क्या? जाओ मेरे लिए बढ़िया अदरक की चाय बना कर ले आओ। मीनल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चाय पीने के बाद बुआ जी मुंह बिगाड़ते हुए मीनल की तरफ देखती हैं। क्या हुआ बुआ जी? चाय में अदरक डाला है या अदरक में चाय? लगता है अदरक कुछ ज्यादा ही सस्ती है इन दिनों। नहीं तो बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अब एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो। पाँव में मेहंदी नहीं लगी ना, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ। ये भगवान, ये बुआ है या तानों की दुकान? सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती, और ये ऐसे मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मैंने क्या किया? बुआ जी जैसे ही बाथरूम में पहुंची वैसे ही मीनल को जोर से आवाज देने लगी। मीनल घबराती हुई उनके पास पहुंची। क्या हुआ बुआ जी? तुम अपने घर में चाय से नहाती हो क्या? नहीं तो बुआ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? इतना गर्म पानी भर कर रखा है चाय जैसा, क्या है ये? सॉरी बुआ जी, गलती हो गई। अंग्रेज चले गए पर सॉरी का ठेका तो हमारी मीनल बहू को देकर गए। बुआ जी के ताने मारने की आदतों से अब मीनल परेशान होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जी उससे चाहती क्या थी। लेकिन इन सब में एक चीज अच्छी ये हुई कि बुआ जी से बचने के लिए मीनल घर के कामों में अपने आप को बिजी रखने लगी और अब वो किसी से ताने मारकर बात भी नहीं करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब मीनल आराम से अपने कमरे में बैठी थी तो पुष्पा ने उसे आवाज दी। अरे मीनल बहू, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? जाकर छत से कपड़े ले आओ बेटा। मम्मी जी, आप कीर्ति भाभी को बोल दो ना, वो ले आएंगी। क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? जाकर ले आओ कपड़े। देखो बहू, कभी भी बारिश आ सकती है, जाओ जल्दी करो। मम्मी जी, अभी तो नहीं लग रहा बारिश आएगी, थोड़ी देर में लाती हूँ ना। तो क्या बारिश का इंतजार करोगी? कब बारिश बरसे, कब कपड़े उतारने जाओ। जाती हूँ बुआ जी। अगले दिन बुआ जी अपने घर वापस लौट जाती है। सुबह सुबह कीर्ति चाय लेकर अपनी सास के पास आती है। अरे मिनल, आज तुम जल्दी उठ गई। लो, तुम भी चाय पी लो। थैंक यू भाभी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। मीनल बहू, आजकल तो तुमने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। कीर्ति भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। क्या मम्मी जी, आधा काम तो कीर्ति भाभी ही करती हैं, मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसी जेठानी तो किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, अब आप लोग चाय पीजिए, मैं ज़रा नाश्ते की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर मीनल वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पुष्पा और कीर्ति उसे हैरान होकर देखते हैं, लेकिन अगले ही पल पुष्पा मुस्कुराने लगती है। मम्मी जी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये करेले जैसी जुबान से शहद कैसे टपक रहा है? कीर्ति की बात सुनकर पुष्पा हंसने लगती है। ये सब बुआ जी के तानों का असर है। जैसे जहर जहर को काटता है ना, वैसे ही बुआ जी के तानों ने मीनल के तानों को खत्म कर दिया। और जानती हो, ताने मारने वाली बुआ को मैंने
जानबूझकर घर बुलाया था।